हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिबल विकृति ग्राफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिबल विकृति जो ग्राफ होता है वो किसके मध्य खींचा जाता है? प्रतिबल और विकृति के मध्य कौन सा ग्राफ खींचा जाता है? आपका प्रतिबल विकृति ग्राफ खींचा जाता है। तो प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचने के लिए हमें ग्राफ बना लेंगे इस प्रकार से। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। इस अक्ष में ले लेंगे हम आपकी विकृति, अतः इस अक्ष में यदि हम विकृति का मान बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इस अक्ष में आपके प्रतिबल का मान किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। प्रतिबल, तो ये हो गया विकृति, हो गया प्रतिबल और ये बन गया आपका ग्राफ। अब हम एक तार लेंगे और वो तार होगी ये वाली, ये आपकी तार, और इस तार के लिए हम प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकृति आप सर्वप्रथम समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कि माना यह आपकी एक तार है, बहुत मोटी तार है ये आपकी, यह क्या है? आपकी एक तार है जो कि बहुत मोटी है। अब इस तार पर क्या करता हूं मैं? नीचे की ओर क्या आरोपित करता हूं? आपका विरूपक बल आरोपित करता हूं, विरूपक बल आरोपित करता हूं। तो मैंने नीचे की ओर आरोपित किया विरूपक बल, तो आपके ऊपर की ओर कौन सा बल आरोपित होगा? आप सभी जानते हैं, इसे इस वस्तु को उसकी अवस्था में वापस लाने के लिए एक बल आरोपित होगा, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल आरोपित हो गया? प्रत्यानयन बल। और यदि इस प्रत्यानयन बल में मैं क्षेत्रफल का भाग लगा दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिबल मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप जितना अधिक विरूपक बल आरोपित करेंगे उतना ही ज्यादा विपरीत दिशा में आपका प्रतिबल उत्पन्न होगा। अर्थात F अनुक्रमानुपाती आपका हो गया यहाँ से प्रतिबल। दूसरी बात, अब मैं इसमें जितना अधिक प्रतिबल, जितना अधिक विरूपक बल आरोपित करूंगा उतना ही अधिक क्या होगा? ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इस तार की बढ़ जाएगी। इस तार की लंबाई उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ जाएगी, अर्थात उतनी ज्यादा विकृति उत्पन्न होगी। अब यदि मैं इस पे और अधिक विरूपक बल आरोपित करूं तो इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। अर्थात यहाँ से हमारे पास समझ आए कि जो आपका विरूपक बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हमें बात इतनी समझ आती है कि यदि आपका विरूपक बल बढ़ेगा तो विकृति बढ़ेगी, और यदि विकृति बढ़ेगी तो आपका विरूपक बल भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आती है। और यदि विरूपक बल बढ़ेगा तो प्रतिबल भी बढ़ेगा, प्रतिबल भी क्या होगा? बढ़ेगा। और हुक के नियम से जानते हैं कि यदि प्रतिबल को बढ़ाना है तो हमें किसे बढ़ाना पड़ेगा? विकृति को बढ़ाना होगा। तो इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम इस ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या मान लिए यहाँ? आपके एक प्रकार से क्या मान लिए? हम आपकी एक तार मान लिए है। इस तार पर हम क्या कर रहे हैं? आपका विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। विकृति उत्पन्न करने का अर्थ क्या होगा? यहाँ विकृति उत्पन्न करने का अर्थ है कि हम नीचे की ओर विरूपक बल लगा रहे हैं। नीचे की ओर यदि हम विरूपक बल लगाएंगे तभी इसमें क्या उत्पन्न होगी? विकृति उत्पन्न होगी। तो हम यदि इस पर यदि विकृति उत्पन्न करेंगे तो विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न होगा? प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो जब आप प्रारंभ में रहेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ये प्रारंभ में आपको कुछ ग्राफ होगा इस प्रकार प्राप्त होगा। अर्थात आपने जितना नीचे की विरूपक बल लगाओगे उतना ही विपरीत दिशा में आपका क्या बढ़ेगा? प्रतिबल बढ़ेगा। देखिए, आपने विकृति को मान लेते हैं आपने इतना बढ़ाया तो आपका प्रतिबल कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा। आपने विकृति इतनी बढ़ाई तो आपकी प्रतिबल भी इतना ही बढ़ेगा। यदि आपने विकृति इतनी बढ़ाई तो प्रतिबल इतना ही बढ़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात बिंदु ए तक, बिंदु O से बिंदु A तक आप विकृति जितना बढ़ाते हो, विकृति जितना बढ़ाते हो अर्थात विरूपक बल जितना बढ़ाते हो, विकृति जितना बढ़ाते हो प्रतिबल उतना ही आपका क्या होगा? उत्पन्न होगा बिंदु A से लेके बिंदु A तक। ओके, बिंदु O से लेके बिंदु A तक। अब हम ये मान लेते हैं कि आपने इस तार को खींचते हुए विरूपक बल लगाते लगाते इतनी बिंदु A तक विकृति उत्पन्न करते करते आपने इसे इतना खींच लिया। आपने इसे कितना खींच लिया? इतना खींच लिया। अर्थात बिंदु ए तक
लाते लाते बिंदु ए तक की विकृति उत्पन्न करते करते आपने इसकी लंबाई में क्या कर दी, इतनी क्या कर दिए, वृद्धि कर दी। इसकी लंबाई में आपने इतनी क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। हम ये मान लेते हैं। अब इसके बाद यदि आप और विकृति बढ़ाते हैं अर्थात और प्रतिबल बढ़ाते हैं, और यदि प्रतिबल अर्थात और विकृति बढ़ाते हैं अर्थात और विरूपक बल बढ़ाते हैं नीचे की ओर, तो आपका जो प्रतिबल है का जो ग्राफ है वो इस प्रकार प्राप्त होना स्टार्ट करेगा। ये इस प्रकार क्या होना प्राप्त हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो गया आपका बिंदु बी। अर्थात बिंदु ए के बाद अर्थात इस स्थिति में बिंदु ए तक पहुंच गए थे। इस बिंदु ए के बाद और यदि हम विकृति उत्पन्न करेंगे विरूपक बल लगाकर, तो आपका जो प्रतिबल है उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि आपने विकृति जितनी बढ़ाई थी प्रतिबल ठीक उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन इस ग्राफ से समझ आ रहा है कि आपका हम विकृति जितनी बढ़ा रहे हैं आपका प्रतिबल उतना नहीं बढ़ रहा है। यदि विकृति जितनी बढ़ाते प्रतिबल उतना ही बढ़ता तो आपको ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता, लेकिन आपको ग्राफ इस प्रकार प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको ग्राफ प्राप्त हो रहा है किस प्रकार से, इस प्रकार से। अर्थात यदि आप विकृति बढ़ाते हो तो आपका प्रतिबल उतने मान से नहीं बढ़ रहा है, उतने मान से नहीं बढ़ रहा है। अर्थात यहां से लेके यहां तक जो है आपका हुक का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल अनुपात विकृति, यदि विकृति 2 गुना बढ़ाते हैं तो आपकी प्रतिबल भी 2 गुना बढ़ेगी। बिंदु ओ से लेके बिंदु ए तक तो ये नियम का पालन होता है कि विकृति जितनी बढ़ाओगे प्रतिबल भी उतना ही बढ़ेगा, किंतु बिंदु ए के बाद आपने विकृति तो जितनी बढ़ाई प्रतिबल उतना नहीं बढ़ा, अर्थात हुक का नियम का पालन नहीं होगा बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक। अब हमने मान लिए कि आपने विरूपक बल लगाते ये हो गई आपकी ये बिंदु ए तक की स्थिति, ये थी आपकी आप बिंदु बी तक की स्थिति यहाँ पहुंच चुके हैं। बिंदु बी तक की स्थिति यहाँ पहुंच चुके हैं। अब बिंदु बी तक की स्थिति के पहुंचने के बाद यदि आप विकृति और बढ़ाते हैं विरूपक बल लगाकर, क्योंकि विकृति में विरूपक बल लगा के बढ़ सकते हैं, विरूपक बल लगाकर विकृति और बढ़ाते हैं तो प्रतिबल किस प्रकार से बढ़ेगा आपका, ये लगभग आपका नियत हो जाएगा। और ये बिंदु सी, बिंदु बी से लेके बिंदु सी तक विकृति आप जितनी बढ़ाओगे उतनी नहीं बढ़ेगी, जितनी विकृति बढ़ाओगे उतनी नहीं बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी। अर्थात ये हो गया बिंदु बी तक। बिंदु बी तक आपने जितनी विकृति बढ़ाना था उतनी बढ़ा ली, लेकिन उतना प्रतिबल नहीं बढ़ा। अब बिंदु बी के भी बाद हम देख रहे हैं बिंदु सी तक, तो हम आपकी विकृति तो बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रतिबल उससे कम बढ़ रहा था। यहाँ पर भी आपके हुक का नियम का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ भी हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। और ये था बिंदु बी, और हमने बिंदु बी तक पहुंचे और उसके बाद क्या लगाए, विरूपक बल क्या किए, आरोपित किए। ओके, अब हम कहां तक पहुंच चुके, सी स्थिति तक पहुंच चुके हैं। तो माना यह आपकी कौन सी स्थिति है, सी की स्थिति। अर्थात आपने विकृति आरोपित करते करते इसे स्थिति सी तक ला दिए, स्थिति सी तक ला दिए। अब यदि मैं स्थिति सी पर पहुंच गया, अर्थात विरूपक ये था पहले इतना, विरूपक बल लगाते लगाते बिंदु ए तक पहुंचे, पहले हमने हुक का नियम पालन करता, फिर विरूपक बल लगाए बिंदु बी तक पहुंचे जहां आपके हुक का नियम पालन नहीं होता। बिंदु बी पर हमने और विरूपक बल लगाए से विकृति उत्पन्न हुई तो हम बिंदु सी तक पहुंच गए। अब बिंदु सी पर पहुंचने के बाद यदि हम आपका विरूपक बल हटा देते हैं, विरूपक बल हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, आपका विरूपक बल हटा देते हैं, मतलब किसे हटा देते हैं। यदि विरूपक बल हटाएंगे हम तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिए, यहाँ विरूपक बल लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ तक लगा, बिंदु सी तक पहुंचे, छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि छोड़ने के बाद जो आपका ग्राफ है इस प्रकार का प्राप्त होगा। देखिए आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। अर्थात यहां हमें ये समझ में आ रहा है कि जब बिंदु सी तक हम पहुंचे और विरूपक बल को हटा दिए तो जो है वस्तु पर जो प्रतिबल का मान है, देखिए यहां तक पहुंची वस्तु, विरूपक बल हटा दिए हमने। अर्थात हमने जब विरूपक बल हटाए
तो आपकी देखिए विकृति पहले इतनी थी, अब विकृति देखिए धीरे धीरे कम हो रही है, इतनी 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 हो रही है और आपका प्रतिबल भी कम हो रहा है। और वस्तु जब हमने विरूपक बल हटाए तो यहाँ देख सकते हैं कि विकृति शून्य नहीं हुई है, लेकिन आपका प्रतिबल क्या हो गया है, शून्य हो गया। अर्थात बिंदु सी पर हम जैसे पहुंचे विरूपक बल को हटा दिए, क्या कर दिया हमने, विरूपक बल को हटा दिए, तो आपका प्रतिबल तो क्या हो गया, शून्य हो गया। प्रतिबल कितना हो गया आपका, शून्य हो गया। इसको हमने प्रतिबल से यहाँ दिखाया है, प्रतिबल तो क्या हो गया आपका, शून्य हो गया, लेकिन आपकी विकृति शून्य नहीं हुई है। और विकृति तो आपकी क्या हुई है, शून्य नहीं हुई है। विकृति शून्य नहीं हुई है अर्थात इसका अर्थ समझ सकते हो कि आपने इसमें विरूपक बल लगाए, यहां तक पहुंची और लगाए, यहां तक पहुंची और लगाए, यहां तक पहुंची, विकृति शून्य नहीं हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी भी ये वाली वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटी। यदि प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाती तो आपकी विकृति क्या हो जाती, विकृति जो हो जाती आपकी शून्य हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपकी विकृति जो है शून्य नहीं हुई, अर्थात ये प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटा है। अर्थात यहां समझ आ रहा है कि बिंदु बी के बाद यदि हम क्या करें, बिंदु बी के बाद यदि हम विरूपक बल और अधिक लगाते हैं तो आपकी विकृति शून्य नहीं होती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु बी है वो क्या है, आपकी प्रत्यास्थता की सीमा है। क्या है, आपकी प्रत्यास्थता की सीमा। क्यों, क्योंकि बिंदु बी के बाद यदि हम और अधिक विरूपक बल लगाते हैं और यदि फिर विरूपक बल हटा लेते तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटी। अर्थात बिंदु बी के आपकी प्रत्यास्थता की सीमा है, जिसके बाद यदि विरूपक बल हटा भी लो तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटती है। और ओके, अब बिंदु सी तक हमने क्या किए, जो आपकी वस्तु थी वो बिंदु सी तक क्या हो गई, पहुंच गई। जो आपकी वस्तु थी वो हमने विरूपक बल लगाते लगाते कहां तक पहुंचा दिए, आपकी वस्तु को बिंदु सी तक क्या कर दिए, पहुंचा दिए। अब हम यहां तक पहुंच चुके, विकृति का मान बढ़ाते। अब यदि हम विकृति का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है। यह है आपका बिंदु डी, आपको कुछ इस प्रकार ग्राफ में देखने मिलता है। अर्थात यदि हम विकृति के मान को और अधिक बढ़ाते हैं, विकृति के मान को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रतिबल का मान भी उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। अर्थात हुक का नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात हुक का नियम का पालन नहीं होता है। किंतु बिंदु डी एक ऐसा बिंदु है जहां पर देखिए बिंदु ए पर जो प्रतिबल का मान है और बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी में से किस पे अधिक प्रतिबल का मान हमें दिखाई दे रहा है, बिंदु बी पर, क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पे स्थित है। अधिक ऊंचाई पे यदि हम बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए यहाँ आएगा, बिंदु बी यहाँ आएगा, बिंदु सी आपका यहाँ आएगा, बिंदु डी यहाँ। तो बताइए सबसे अधिक मान हम किसका प्राप्त हुआ, इसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले। तो बताइए बिंदु डी पर कितना मान है, 6 है, बिंदु सी पर 5 है, बिंदु बी पर 4 है, बिंदु ए पर 3 है। तो बताइए सबसे अधिक प्रतिबल का मान हमें कहाँ प्राप्त होगा, बिंदु डी पर क्या होगा, प्राप्त होगा। अर्थात हम ये बिंदु सी तक पहुंच गए। अब यदि बिंदु सी पर पहुंचने के बाद भी हमने और अधिक प्रतिबल लगाए तो आपकी वस्तु मान लेते यहां तक आ गई। ये है आपकी बिंदु डी, वस्तु कहां तक आ गई, यहां तक आ चुकी है। अर्थात इस स्थिति में देखिए बिंदु सी तक पहुंचे हमने, फिर विकृति के मान को और अधिक बढ़ा, विकृति के मान को बढ़ाना होता है, प्रतिबल को बढ़ाना, प्रतिबल विकृति के मान को बढ़ाना था, विरूपक बल के मान को बढ़ाना। विरूपक बल का मान हमने क्या किया है, बढ़ाया। आपके विरूपक बल का मान बढ़ाए तो विकृति को बढ़ाए और विकृति बढ़ाने पर यह बिंदु डी तक पहुंच गए। और इस स्थिति में प्रतिबल का मान सर्वाधिक होगा, किस पे, बिंदु डी पर प्रतिबल का मान कैसे होगा, सर्वाधिक होगा। अब यदि इसके बाद में और यदि इस पर विरूपक बल आरोपित करूं तो उसके बाद वस्तु क्या हो जाएगी, टूटना प्रारंभ हो जाएगी और बिंदु ई पर क्या होगी, आपकी वस्तु पूर्णतः टूट जाएगी। तो यह ग्राफ में जो हमने प्रतिबल और विकृति के बीच का ग्राफ खींचा है, ओ से लेकर ए तक का क्षेत्र प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है, या इसे हम हुक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ओ से लेकर ए तक हुक का नियम लागू होता है। जितनी विकृति बढ़ाओगे ओ से लेकर ए तक उतनी क्या बढ़ेगी, प्रतिबल बढ़ेगी। अब बिंदु बी के बाद यदि हम विरूपक बल लगाए तो बिंदु सी तक
पहुंचने पर यदि हम विरूपक बल को हटाते हैं अर्थात विकृति हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटती, अर्थात ये बिंदु बी क्या है आपकी प्रत्यास्थता की सीमा। यह क्या है आपकी प्रत्यास्थता सीमा, यह बिंदु बी क्या आपकी प्रत्यास्थता की सीमा। और ये जो है ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी को यदि हम यहां से मिलाएं, इस यदि बिंदु बी को हमें y अक्ष से मिलाओ तो यह हमें कोई ना कोई मान तो अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो भी है, जो भी आपने माने ग्राफ में वो हमें प्राप्त होगा। तो वो जो भी मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका पराभव प्रतिबल। वो कौन सा कहलाएगा? पराभव प्रतिबल, क्योंकि हम प्रतिबल के दिशा में हम बिंदु बी को मिलाए तो कहलाएगा पराभव प्रतिबल। जो है आपका ये बिंदु डी, इस पर आपके जो है प्रतिबल का मान कैसा है? सर्वाधिक है। प्रतिबल का मान कैसा है? सर्वाधिक है। और बिंदु डी के बाद यदि विरूपक बल आप थोड़ा सा बढ़ाते हो, जैसे कि यहाँ विरूपक बल यदि आप थोड़ा सा बढ़ाते हो तो बिंदु ई तक पहुंचते यह जो आपकी तार थी प्रारंभिक अवस्था में इतनी थी वह पूरी तरह क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। हमने क्या किए? बिंदु ओ से लेके बिंदु ए तक, देखिए बिंदु ये था ओ, ये मान लेते ओ से ए तक जितना हम विरूपक बल लगाएंगे अर्थात विकृति बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रतिबल बढ़ेगा। बिंदु ए के बाद हम जितना प्रतिबल बढ़ाते हैं उतनी तो विकृति, जितना हम विकृति बढ़ाते हैं उतना प्रतिबल आपका नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी प्रतिबल बढ़ता है किंतु विकृति बढ़ाने की तुलना में कम बढ़ता है। किंतु बिंदु बी के बाद यदि हम विकृति बढ़ाते हैं और यदि हम छोड़ देते, विरूपक बल हटाना छोड़ देते हैं तो यह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट जाती, जैसा कि हमें यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि हमने छोड़ तो दिए, विकृति शून्य नहीं होता, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटती, किंतु प्रतिबल क्या हो गया आपका? शून्य हो गया। उसके बाद यदि हम और विरूपक बल का मान बढ़ाते हैं बिंदु सी के पहुंचने के बाद तो आपका इस स्थिति में जो है आपका प्रतिबल का मान कैसा होगा? सर्वाधिक होगा। और यदि इसके बाद यदि हम थोड़ा सा भी और विरूपक बल लगाएंगे तो ये बिंदु ई प्राप्त हो जाएगा। बिंदु ई प्राप्त होते आपकी जो ये तार थी पूरी तरह क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रतिबल विकृति ग्राफ के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पढ़ाने की अप्रोच आपको किस प्रकार पसंद आ रही है हमें वो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।